एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। आज हम सॉल्व करेंगे 2025 में ही जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था रेलवे का। 2 शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट कुछ रीज़न रहे जिसके कारण उस टाइम पे आपको पेपर अपडेट नहीं कर पाए। बट अभी देन अगेन है जो नोटिफिकेशन रेलवे ने रिलीज़ किया है, शॉर्ट नोटिस आया है। अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, बट बहुत जल्दी है जो आपको आ जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप होना है। सेम एज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए ही फॉर्म निकाले जाने वाले हैं। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि रेलवे का सिलेबस ना 2019 में चेंज हुआ था ना 2025 में चेंज हुआ है। तो जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं, इस पेपर में सबसे पहले हम नर्सिंग कंटेंट को है जो कवर अप करेंगे, देन आफ्टर नॉन नर्सिंग को। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन नंबर था वो था 04/2024, जो कि रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। टोटल जो क्वेश्चन आए थे आपको पूरे यहाँ पर पूरा एक ही क्लास में एक पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। ऑफिशियल पेपर रहेगा, ऑफिशियल आंसर की है एक्चुअल में। तो जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि मेडिकल एंड नर्सेज हब की रेलवे की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड करती जाऊँगी कि आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे आए थे। और जो भी लोग बुक्स या PDF अपकमिंग टाइम के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन तो आप लोग ने देख ही लिया होगा, मैंने इसको चैनल पर भी अपडेट किया था, जो कि 17 जून को अपडेट किया गया था। इस कैटेगरी में पैरामेडिकल पोस्ट की जो वैकेंसी रहेंगी, तो यहाँ पर नर्सिंग वालों की 246 पोस्ट आने वाली हैं। तो रेडी रहिए आप लोग अपकमिंग टाइम में आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो भी लोग यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को नहीं देख पाए हैं, तो मैंने चैनल पर इसको ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था। तो चलिए आज हम पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि रेलवे का इसी साल 2025 में कंडक्ट करवाया गया था। शिफ्ट 1 का पेपर है जो हम सॉल्व करेंगे, शिफ्ट 2 है जो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ग्रे का किया हुआ है, पूरा ब्लैक एंड वाइट किया है, ताकि आपको डायरेक्ट आंसर है जो विजुअलाइज ना हो पाए। एक्चुअल में आंसर दिख रहे हैं, बट उतना आपको क्लियर कट रहे, इसलिए जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसमें क्वेश्चन ए ऑफिशियली, बट इसको ब्लैक एंड वाइट बस किया हुआ है। तो जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम नर्सिंग सेक्शन को कवर करेंगे, देन आफ्टर है जो नॉन नर्सिंग को, क्योंकि नर्सिंग के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे। साथ में नॉन नर्सिंग के भी स्पेशली GK GS के रहे थे। तो ये देखिए, प्रोफेशनल एबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो था, इन एन इंडिविजुअल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्ट्स सेल इन द इम्यून सिस्टम। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इट क्लियर। तो यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब यहाँ पे आपकी बात की गई है किसकी, HIV वायरस की। और HIV वायरस कौन सी सेल्स को अफेक्ट करता है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन में आया था आपको मास्ट सेल, T हेल्पर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स या फिर मोनोसाइट्स। तो ये सबको पता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ दी सबका यहाँ पर पूरा अच्छा गया होगा। आंसर भी आपका क्या आता है, T हेल्पर सेल। आपने पढ़ा है कि जो CD4 T सेल काउंट है, क्या है CD4 T सेल काउंट है, कितना हो जाता है, बिलो 200। कितना, बिलो 200 हो जाता है तो कंसीडर किया जाता है क्या, HIV। अब यहाँ पर जब बिलो 200 से कम हो जाए तो CD4 T सेल काउंट ही 1 आपको याद रहा होगा। तो कौन सी यहाँ पे आपकी सेल्स अफेक्ट होती हैं, T सेल्स। कौन सी, T सेल्स। HIV किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्स के लिए। तो यहाँ पर वायरस का नाम दिया गया है, एड्स कॉज करेगा। और इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड होता है, बॉडी के फ्लूइड्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। HIV से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि HIV सबसे फैलेगा किसी एक से नहीं, तो हाथ मिलाने से, गले मिलने से या फिर साथ में घूमने फिरने से नहीं फैलता। सिंपल याद रखना है, ब्लड, आपकी बॉडी का जो भी लिक्विड मटेरियल है, सीमेन हो सकता है, लार से ना के बराबर बट ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, T हेल्पर सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, ड्रग दैट रिलीव इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड आर नोन एज। ये भी देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर ऐसी मेडिसिन का आपको नाम पूछा गया था कि जो हार्टबर्न, क्या है हार्टबर्न, जो आप कहते हैं सीने में जलन टाइप हो रही है, वो
और यहाँ पर वो जलन क्यों पड़ती है, एसिडिटी के कारण, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। एंटीपायरेटिक्स सबको पता है, किसमें यूज़ करते हैं हम, फीवर में। किसमें यूज़ करते हैं हम, करते हैं फीवर में। एंटी एमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए है, किसके लिए, वॉमिटिंग के लिए। एंटी एमेटिक्स जनरली पूछी जाती हैं, स्पेशली ऑन्डम सेट्रॉन जो कॉमनली यूज़ की जाती है यदि किसी कैंसर मरीज को कीमो दी जाने वाली हो, कीमोथेरेपी, तो बिफोर 30 मिनट दे दी जाती है ताकि उसको नोजिया वॉमिटिंग जो फील हो रहा है वो ना हो। एनाल्जेसिक, तो ये तो पेन रिलीव है, इसके लिए पेन रिलीव है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी मेडिसिन का नाम बताना है जो हार्ट बर्न को क्या करे, रिलीव करे, किसके थ्रू, जो हमारा HCl है, यदि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या फिर आपको एसिडिटी बहुत होती है तो उस दौरान एंटासिड्स दिए जाते हैं। इसमें रेनिटिडिन है जो सबसे कॉमनली, पेंटोप्रोजोल है, मेडिकेशन दी जाती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, एंटासिड्स। कितना तो इजी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग विल बी एप्लीकेबल व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ यूनिट रेदर देन इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए यूनिट में मतलब ग्रुप में है, क्या है, ग्रुप में जब जनता है यहाँ पर, कंपेयर टू इंडिविजुअल के, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर आपको सैम्पलिंग नहीं करना है। जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर किसी जनता पर कलेक्ट ना करके पूरे ग्रुप ऑफ पीपल पे कलेक्ट करना है। तो वो कौन सी सैम्पलिंग कहलाएगी, वो कहलाती है क्वेटा सैम्पलिंग। क्या है, कोटा सैम्पलिंग है, क्वेटा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें बहुत सारे, क्या है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप, यहाँ पे लेट से यहाँ पे सैम्पलिंग कलेक्ट की जानी है। एक होती है सैम्पलिंग कन्वीनियंट मल्टी स्टेज। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो सैम्पलिंग टेक्निक दी गई है। तो जो सिंपल क्या है, यहाँ पर सिंपल सैम्पलिंग मेथड है, इसमें इंडिविजुअल पे आप इसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कोटा है इसमें ग्रुप रहेगा या फिर यूनिट्स में रहेंगी या क्लस्टर में होंगी। क्या होगा, क्लस्टर में होंगी। तो एक इसमें जैसे क्वेटा में क्या होगा कि एडल्ट के सैंपल भी कलेक्ट करना है हमको, एडल्ट मेल के, एडल्ट फीमेल के, बच्चों के भी। तो यहाँ पे सब यूनिट्स में आ जाएंगे, किसमें, यूनिट में या ग्रुप में। यदि किसी सिंगल इंडिविजुअल के ओनली फीमेल पर होना है या ओनली बच्चों पर होना है तब अलग से है जो मेथड अपनाई जाएगी। बट यहाँ पे यूनिट की जगह आपको ग्रुप में आ जाए तब भी आप क्या कहेंगे, क्वेटा सैम्पलिंग। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिनरी पॉलिसीज इन अ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में जो डिसिप्लिनरी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। हर एक कॉलेज की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो ऐसे ही यहाँ पर है कौन सा डिसिप्लिन पॉलिसी है जो होना चाहिए हर एक कॉलेज में। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, मेकिंग द रूल्स एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल, क्रिएटिंग मैक्सिमम पेनाल्टीज, या फिर मिनिमाइजिंग पेपर वर्क फॉर फैकल्टी। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर तो यहाँ पे पता चल रहा है, करेक्ट का मार्क लगा है, बट यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए आप। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि वहाँ की पॉलिसी फेयर होनी चाहिए। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी मतलब सही से रहें जो भी पॉलिसी है वहाँ की, और फेयर रहें। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बच्चों को कुछ जो वहाँ का क्यूरिकुलम है अदर देन आपकी नर्सिंग के अलावा जो सिलेबस है उस ऑल इंडिया एक सा होता है, लेकिन जो हर एक कॉलेज की क्यूरिकुलम है या फिर वहाँ की फ़ीस वगैरह है जो एक फिक्स्ड रहती है, आपको शुरुआत में एडमिशन के लिए गए उस दौरान बताती जाए वो रहे। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फेयरनेस तो ज़रूरी है। रूल्स हैं जो चेंज होते रहते हैं तो ये आपका नहीं होगा एज पॉसिबल एज स्ट्रिक्ट, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लेवल पर जो स्टूडेंट जाते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, वहाँ पर 18 साल के बाद के ही पहुँच पाते हैं 12th के बाद, तो ये भी नहीं होगा। मैक्सिमम पेनाल्टीज ये भी नहीं होना चाहिए। और पेपर वर्क फॉर फैकल्टी, ये तो कॉलेज टाइम पे तो पेपर वर्क ज़रूरी होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा कि वहाँ की जो डिसिप्लिन पॉलिसी की बात की गई है, तो डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ हैं वो क्या होंगी, फेयर होनी चाहिए और कंसिस्टेंट वे में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था आपको, द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन ऑप्सोनाइजेशन अफेक्ट्स विच रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करी गई है।
मतलब होगा इन इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो हमारा क्या है सिस्टम है, क्या है इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो हमारा सिस्टम है, इन्नेट इम्यूनिटी स्पेशली हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह काम करेगा। और ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी के प्रोटीन है, वो इजीली क्या करें, रिकॉग्नाइज करें कि जो मटेरियल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किस तरीके से सेल्स पहचाने और इनगल्फ कर ले हमारी बॉडी में जो WBC काम करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा, सेल्यूलर, फॉर्मेशन ऑफ एक्सूडेट, या फिर वेस्कुलर, या फिर हीलिंग, कौन सा देखने को मिलेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्सूडेट। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एक्सूडेट। ये जनरली देखने को मिलता है जब या तो शॉर्ट टर्म में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो या फिर एक्यूट इन्फेक्शन उस दौरान। तो यहाँ पर वही था कि रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब है इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा है, जो इम्यूनिटी सिस्टम में इन्नेट इम्यूनिटी आपकी हो सकती है। तो एक्सूडेट फॉर्मेशन का मतलब एक प्रोसेस होती है जो प्रोटीन और सेल्स के साथ मिलके बनेगी जब आपको कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर वही है कि कौन सा सिस्टम होगा, तो होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्सूडेट। यहाँ पर ऑप्सोनाइजेशन मतलब जो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो भी आपको कहीं पर भी कट लगता है, इंजरी वगैरह होती है, तो एक तरीके की कोटिंग देखने को मिलती है। क्या है? एक तरीके की कोटिंग देखने को मिलती है। डैमेज सेल के ऊपर भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो क्या होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ एक्सूडेट। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इफ द पॉपुलेशन ऑफ आर होमोजीनस देन द सैंपल साइज में बी सफिशिएंट। यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होता है क्वालिटेटिव मतलब जहाँ पे क्वालिटी होती है, क्वांटिटी मतलब यहाँ पर क्या है आपकी क्वांटिटी मतलब यहाँ पर जो काउंटिंग में है, कोई भी चीज़ क्या है काउंटेड है वो। तो यहाँ पर कोई पॉपुलेशन है जिसमें आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च परफॉर्म करनी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में होमोजीनस पॉपुलेशन है जहाँ पर मेंबर्स क्या है शेयर द सिमिलर कैरेक्टर या फिर सिमिलर उनके थॉट्स हैं या फिर सिमिलर चीज़ें उनकी क्या होती हैं मैच होती हैं, तो होमोजीनस वो कहलाएंगे। ठीक है, क्या है होमोजीनस, जिसमें एक ही तरीके की उनकी चीज़ें हैं जो मिलती हैं क्वांटिटेटिव में। तो यहाँ पर सैंपल साइज कैसी होगी, स्मॉल सैंपल साइज। कैसी? स्मॉल सैंपल साइज है जो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय 5% सेवलॉन टू डिसइंफेक्टेंट द ग्लासवेयर आइटम्स इन द हॉस्पिटल। यदि हॉस्पिटल में जो ग्लासवेयर आइटम है डिसइंफेक्ट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सेवलॉन के लिए क्या है 5% सेवलॉन के लिए कितना टाइम लगेगा डिसइंफेक्ट करने के लिए जो ग्लासवेयर आइटम है, कांच के आइटम? 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट या फिर 9 मिनट। तो यहाँ पर 5% सेवलॉन यूज़ किया जा रहा है ग्लासवेयर आइटम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। मिनिमम ड्यूरेशन एटलीस्ट 10 मिनट तो होना चाहिए। कितना? मिनिमम 10 मिनट। नेक्स्ट वन था विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ड्रॉप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्विमर्स ईयर। जो स्विमर्स ईयर है, स्विमर्स ईयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट है, जैसे हमने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा है वहाँ पर ऐसे ही क्या है जो हमारा पिन्ना ये वाला पार्ट है इधर, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? स्विमर्स ईयर। क्या कहेंगे हम? स्विमर्स ईयर। तो स्विमर्स ईयर है जनरली या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और ओटाइटिस एक्सटर्ना को ही स्विमर ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका स्विमर ईयर वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको तैरने से रिलेट करके तो याद रहे तो रहे, नहीं तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आपके जब कान के जो बाहरी एरिया में स्पेशली ओटाइटिस मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एक्सटर्ना मतलब बाहरी हिस्से में, तो यहाँ पर आपको जब कुछ ड्रेनेज, पस या फिर रेडनेस या ईचिंग हो या पेन हो, तो उस दौरान जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? वो होगा एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। या तो कान में फुलनेस टाइप लगे
तो यहाँ पर आपको तैरने से रिलेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेट करना है क्या कि किसी तरीके का यदि ब्लॉकेज वगैरह हो जाए तो यहाँ पे, या फिर कानों में कहते हैं सूखा पानी जम गया, कान में सूखा पानी जम गया, तो यहाँ पर वही ये सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको याद आया होगा कि जो पेप स्मीयर किया जाता है उस दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू अ न्यूबॉर्न इज। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती है, सबको पता होगा। कहाँ पे दी जाती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, या फिर एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपने हमेशा पढ़ी, आईएम रूट से दी जाती है वेंट्रोलिटरियल मसल्स के यहाँ पर, सॉरी वास्टस लैटरलिस मसल्स के यहाँ पर। कहाँ पर? वास्टस लैटरलिस मसल्स। और ये तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। यदि बच्चे का वजन 1 किलोग्राम से 2 केजी से कम होता है तब हम इसको नहीं देते हैं, इंतज़ार करेंगे कि बच्चा 2 केजी अपना वेट पूरा कर ले, उसके बाद इसको हम देंगे। इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है और एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, और यहाँ पे आपको वास्टस लैटरलिस मसल्स भी कह सकते हैं। आर्म में तो ये दी ही नहीं जाती है, राइट में ना लेफ्ट में। लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है इंट्राडर्मल रूट से, कौन सी? BCG। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है किसके साथ? पेंटा वैक्सीन के साथ मिक्स्ड करके। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको भी दी जाती है, ताकि आपको कुछ निडल प्रिक इंजरी वगैरह हो तो उससे आप बच सकें। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन व्हेन द मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड। देखिए ऐसी कंडीशन जिसमें लेबर के पहले ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो क्या कहलाएगी? प्रीमेच्योर रप्चर, अर्ली रप्चर, स्पॉन्टेनियस या फिर लेट रप्चर। स्पॉन्टेनियस का तो मतलब है यहाँ पर ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर ही रप्चर हो जाए। यहाँ पर बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं उसके पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाना, जिसको हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आपने सुना होगा घर में ही वाटर बैग फूट गया, रास्ते में डिलीवरी होने के पहले ही वाटर बैग फूट गया, बट पेन उतना नहीं आ रहा है, तो ये क्या होता है? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ शॉक। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान के एग्जाम में भी सेम है जैसे ही आया था। इंक्रीज्ड एनर्जी, वार्म ड्राई स्किन, रैपिड ब्रीदिंग एंड वीक पल्स और हाई ब्लड प्रेशर। शॉक वाले पेशेंट का बीपी हमेशा लो होता है, हाई नहीं होगा। यहाँ पर स्किन ड्राई नहीं होती है, कूल होगी एंड काम होगी। और यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्किन आपको ठंडी पड़ने के साथ साथ है जो पेल भी देखने को मिलेगी। कैसी? पेल स्किन होगी। एनर्जी का लेवल कहाँ शॉक वाले मरीज में हाई होगा? हाई होगा तो वो खुद से हॉस्पिटल नहीं चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ब्रीदिंग फास्ट होगी बट पल्स स्लो होगी क्योंकि बीपी भी डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रैपिड ब्रीदिंग एंड वीक पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when one kidney fails to develop while other kidney is present with normal size, position and function, this congenital disease is called। यहाँ पे congenital जोड़ दिया मतलब बर्थ डिफेक्ट हो गया है। क्या है? बर्थ डिफेक्ट हो गया। ऐसी कंडीशन जिसमें एक किडनी है और दूसरी किडनी ने अपना काम करना ही, जो दूसरी किडनी है डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, वन किडनी फेल्स टू डेवलप, एक किडनी बनी ही नहीं है, एक किडनी बनी ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरी किडनी है नॉर्मल साइज में है, नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल जगह पर है, नॉर्मली फंक्शनिंग में भी है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब एट द बर्थ है, ऐसा नहीं कि बाद में हो गई है प्रॉब्लम। तो ऑप्शन में था आपको फिमोसिस, रीनल डिस्प्लासिया, रीनल एजेनेसिस या फिर हॉर्स सोई किडनी। तो ये कौन सी कंडीशन है? पहला है आपका क्या? फिमोसिस। फिमोसिस का मतलब होता है पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है वो वापस पुल्ड बैक नहीं होती है, वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, वो कंडीशन कहलाती है फिमोसिस। इसको सर्कमसीजन के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। क्या है? सर्कमसीजन के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका डिस्प्लासिया। क्या है? डिस्प्लासिया। इसको कहा जाता है
मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी कहा जाता है MCD के। बर्थ डिफेक्ट होता है ये भी, जिसमें बच्चे की किडनी डेवलप नहीं होती हैं। यहाँ पे तो एक डेवलप हुई है, यदि यहाँ पे कहते कि दोनों डेवलप नहीं हुई तब आप कहते रीनल डिस्प्लासिया। डिस वर्ड जुड़ जाए मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो यहाँ पर यदि रीनल डिस्प्लासिया है तो मतलब दोनों ही किडनी नहीं, बच्चे गर्भ के टाइम से ही बच्चे की किडनी डेवलप नहीं हुई है। ये क्या कहलाएगा? रीनल एजिनेसिस। क्या होगा? रीनल एजिनेसिस, जिसमें एक किडनी बन के प्रॉपर डेवलप हुई है, सब कुछ हुआ है, और दूसरी किडनी क्या है जो बनी ही नहीं है। फिर है आपका हॉर्स शू किडनी, रीनल फ्यूजन है, मतलब दोनों किडनी इस तरीके से होंगी। जो बीन शेप किडनी हमारी होती हैं, यहाँ पर एक किडनी है नॉर्मल है, लेकिन हॉर्स शू में दोनों किडनी है जो इस तरीके से आके जुड़ जाती हैं। क्या हो जाएंगी? दोनों किडनी फ्यूज्ड हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कहलाता हॉर्स शू किडनी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज क्लासिफाइड एज अ DNA वायरस। हमने पढ़ा है कि हेपेटाइटिस जो बी वायरस है वो बस ओनली DNA से है, बाकी सभी RNA हैं, बाकी RNA है। इनका यदि ट्रांसमिशन ऑफ मोड पूछते हैं तो हेपेटाइटिस बी का आपको एक्सेप्शनल याद रखें हमेशा, कि हेपेटाइटिस बी हमेशा कैसे फैलता है? निडल प्रिक से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या माँ से बच्चे को हो सकता है। हेपेटाइटिस A एंड E एक फीकोरल रूट से फैलते हैं। किससे? फीकोरल रूट से। हेपेटाइटिस C का जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है ट्रांसफ्यूज़न। क्या है? ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से ज़्यादातर होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर DNA वायरस पूछा था तो वो क्या था? हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस ए वाला हमने कई बार पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं। अगला क्वेश्चन है, What is the major amendment done under Penal Code Section 309 in Mental Health Care Act May 29, 2018? 29 मई 2018 को जो पेनल कोड सेक्शन 309 है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत आया था, तो यहाँ पर मेजर क्या चेंजेस किए गए थे? फ्री फ्रॉम कोर्ट ट्रायल इफ डायग्नोज्ड विथ मेंटल इलनेस, क्रिमिनलाइजेशन इज नार्कोटिक प्रोसेसेस, डिसक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड या फिर डिसक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड होमिसाइड। तो यहाँ पर जो एक मेजर इसके तहत आया था वो क्या था? डिसक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड। बिना कोर्ट ट्रायल के तो कोई भी जो मेंटल इलनेस है वो डायग्नोस नहीं की जाती। आपने यदि अपनी साइकेट्रिक पोस्टिंग में देखा होगा, जब आप हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये वाले पेशेंट से तो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती। साइकेट्रिक वार्ड में यदि आप ड्यूटी वगैरह करते हैं तो वहाँ के जो नर्सेस हैं, सीनियर या डॉक्टर्स हैं, वही आपको बताते हैं कि इनकी फैमिली इनको रख के गई या फिर किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आपका वो क्या था कि मेजर अमेंडमेंट जो चेंज किए गए थे पेनल कोड सेक्शन 309 के तहत, तो वो क्या थे? डिसक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अटेम्प्टेड द सुसाइड। नेक्स्ट वन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज, ये भी आया है बहुत एग्जाम में, लर्निंग दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, या फिर लर्निंग दैट अकर्स थ्रू सोशल मॉडलिंग, लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथेड और वीकेंड बाय कॉन्सिक्वेंस। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है यहाँ पर ऐसा कुछ आप सीखते हैं जिसके कारण आपका बिहेवियर मजबूत भी हो सकता है, जो भी परिणाम निकल के आते हैं, जो भी चीज़ें आपने सीखी, बिहेवियर आपका मजबूत भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो ये क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या होगी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऐसी लर्निंग प्रोसेस है एक तरीके से जिसमें हमारा बिहेवियर क्या होता है? मॉडिफाइड होता है। क्या होगा? बिहेवियर मॉडिफाइड होगा एज पर लर्निंग के थ्रू। कुछ अच्छा सीखा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। यदि कुछ आपके साथ गलत हो गया या आपको कुछ पनिश वगैरह किया गया तो आप डर भी सकते हैं। नेक्स्ट वन, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी हमने बहुत पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना फॉलिक एसिड है जो माँ को दिया जाता है। 500 mcg, 600 mcg या फिर 400 या फिर 300 mcg। तो जो फॉलिक एसिड दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्या है? फॉलिक एसिड दिया जाता है, तो इसका डोज कितना होता है? तो यहाँ पर एज पर दैट जो
गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें 400 से 500 की कैटेगरी रखी जाती है, लेकिन एक एवरेज यहाँ पे जो टैबलेट है उसके तहत आपको 400 से 500 होता है, लेकिन आरडीए के तहत जो माना जाता है वो 600 ही है। कितना? आरडीए के तहत कंसीडर किया जाता है कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को कितना 600 mcg जो फॉलिक एसिड है वो डेली दिया जाना चाहिए। कितना? 600 mcg। नेक्स्ट वन, द वैल्यू एंड सुटेबिलिटी ऑफ ईच कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन आइटम आर इवेल्युएटेड थ्रू अ स्पेसिफिक मेथड नेम्ड एज। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू और सुटेबिलिटी है, किसी भी क्वेश्चन की हो सकती है, किसी भी आइटम की हो सकती है, तो वो क्या है? आइटम डिस्क्रिमिनेशन, आइटम इफेक्टिवनेस, आइटम एनालिसिस या फिर आइटम मेजरमेंट। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में वो कैसे बना, क्या चीज़ें हुई हैं, पूरा एक प्रॉपरली आपको चीज़ें पता करनी है, तो वो एनालिसिस से ही पता चलेगा। किससे? एनालिसिस से ही पता चलेगा। नेक्स्ट वन, लैक्टोज इंटॉलरेंस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, आपने बहुत सारे बच्चों में सुना होगा कि वो मिल्क वगैरह नहीं पी पाते हैं ड्यू टू द लैक्टोज के कारण। तो यहाँ पर वो क्या है जिसके कारण उनको डेफिशिएंसी होती है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। यदि हमने उनको दूध से बना हुआ आइटम या कुछ भी ऐसे दे दिया जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उनको लूज मोशन, वॉमिटिंग और अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो क्या होगा आपका? लैक्टेज। क्या होगा? लैक्टेज। नेक्स्ट वन, विच रिप्रोडक्टिव ऑप्शन अलाउ फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो बिफोर इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर इम्प्लांटेशन के कौन सा जेनेटिक टेस्ट किया जाएगा? रिप्रोडक्टिव ऑप्शन है यहाँ पर जो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए अलाउ करेगा इम्प्लांटेशन के पहले। एमनियोसेंथेसिस, ये तो आफ्टर, जब आप कंसीव कर लेते उसके बाद होता है। बिफोर इम्प्लांटेशन कहा गया है, मतलब यहाँ पर अभी गर्भ में यूट्रस में अभी इम्प्लांटेशन नहीं करवाया गया है। तो कौन सा जेनेटिक टेस्टिंग होगा? पहला, ये तो बाद में होता है आफ्टर कंसीव करने के बाद। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ये भी नहीं होगा। जो कोरियोनिक बिलस सैम्पलिंग है तो ये भी नहीं होगा, ये भी कंसीव करने के बाद ही होगा। आफ्टर दैट पूछा है, आफ्टर दैट की बात की, सॉरी बिफोर पूछा है, इम्प्लांटेशन के पहले पूछा है। तो इम्प्लांटेशन के पहले तो कब आप पहले टेस्ट कर पाएंगे? जब आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा हो। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा हो उस दौरान। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ पीजीटी। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ पीजीटी। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है, क्या है? तीनों ऑप्शन है आपके, जैसे एमनियोसेंथेसिस हो गया, कोरियोनिक बिलस सैम्पलिंग, ये आफ्टर होगा, बिफोर नहीं होगा, तो ये आपके ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। फिर आपका नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग भी नहीं होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विथ पीजीटी का मतलब होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। यहाँ पे आपका पीजीटी का मतलब क्या है? प्री इम्प्लांटेशन। यहाँ पे देखिए, प्री मतलब होता है बिफोर, इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एज अ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किस तरीके का बैक्टीरिया है? ये है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ये बैसिलाई नहीं है, क्या है? कोकाई है। तो स्फेरिकल और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जहाँ पर कोकस, कोकाई मतलब यहाँ पर सिंगल है। क्या है? सिंगल है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। जिसमें आपके आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का जो जनरली थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करने वाले हैं या निमोनिया वाले हैं, वो स्टेफाइलोकोकस में आपके आ जाएंगे। जो जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया, निसीरिया भी आपका कोकाई कैटेगरी से आएगा। तो यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है वो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एनएमएचपी की मेन पॉइंट ऑफ की क्या थी? मैंडेटरी मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर ऑल सिटीजन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ऑल मेंटली इल पेशेंट।
तो यहाँ पर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की जो की स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर में नहीं इनको दिया जा सकता, गवर्नमेंट में ही जनरली इनका सब कुछ होता है। मैंडेटरी नहीं आप कर सकते कि हर एक आदमी का आपको स्क्रीनिंग करना है मेंटल हेल्थ के लिए, जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपने आप हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट विथ अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप रैपिड हार्ट रेट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड कफ अप पिंक फ्रूथी स्पुटम, व्हाट लंग साउंड शुड द नर्स लाइकली हियर। तो यहाँ पर एमआई वाला पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मरीज है, हार्ट रेट फास्ट है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ में फ्रूथी स्पुटम है और जो खांसी के साथ में पिंक कलर का कफ भी आ रहा है। तो लंग साउंड क्या सुनाई देगा, रोनकाई, क्रैकल्स, क्वाइट ब्रीथ साउंड या फिर स्ट्राइडर। तो यहाँ पर लंग साउंड सुनाई देगा वो कैसा होगा, वो होगा क्रैकल्स। क्या होगा, क्रैकल्स। क्रैकल्स साउंड क्या है यहाँ पर, एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं रेल्स। यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेल्स। RAIL नहीं, RALES है, जो कि जो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग के कारण क्या होगा यहाँ पर डिस्टर्ब या फिर डिसकंटिन्यू होगा, देन अगेन आएगा, फास्ट भी आ सकता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है रैटलिंग और रेलिंग साउंड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है प्लेसेंटा प्रीविया, समय के पहले यदि प्लेसेंटा क्या आता है, बाहर आने के लिए रहता है, तो है प्लेसेंटा प्रीविया। कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रायूट्राइन फीटल एस्पेक्सिया, फिर ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया का जो इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट है, यदि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो रही है तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तो करवा ही नहीं सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की देखरेख में यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यदि ब्लीडिंग 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद होती है तो या तो LSCS करके क्या है बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है और यही एक परमानेंट और डेफिनेट ट्रीटमेंट हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया की खासियत होती है कि जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है पेनलेस होती है, 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हो सकती है। तो यहाँ पर यदि 37 हफ्ते हो गए हैं प्रेगनेंसी के कंप्लीट और ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान सीधा डिलीवरी करवा दी जाती है, वो बेस्ट मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल फाइंडिंग ड्यूरिंग परपीरियम। तो नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगी परपीरियम की, फाउल स्मेलिंग लोचिया, परसिस्टेंट फीवर अबव 38, माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन या फिर सीवियरली पेनफुल यूरिनेशन। अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं कितने अच्छे हैं, नॉर्मल चीज़ें पूछी हैं परपीरियम पीरियड में। प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद से लेके जो 6 हफ्ते तक का पीरियड होता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। फाउल स्मेलिंग लोचिया ये नॉर्मल नहीं है, ये किसी इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर सकता है। 38 से ज़्यादा जा रहा मतलब इन्फेक्शन हुआ है और ये फीवर की कंडीशन है। पेनफुल यूरिनेशन नहीं होता है, ये भी UTI हो सकता है या कुछ और अदर कंडीशन हो सकती हैं। तो यदि माइल्ड ट्रांजिएंट यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन चीज़ है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपके ब्लैडर पर प्रेशर बहुत पड़ता है तो यूरिन लीक हो सकती है। लेकिन जब डिलीवरी हो गई है उसके बाद ब्लैडर को इवन पूरे जो ऑर्गन हैं स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके साथ साथ जो और अदर ऑर्गन है उनको भी वापस रिवर्ट बैक होने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। लेकिन यदि लोचिया जो कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाती है, लोचिया कहलाती है, जो कि 10 से 15 दिन तक चलती है, किसी में 3 वीक्स तक। तो यहाँ पर ये कॉमन नहीं है। यदि स्मेल आ रही है तो लोचिया से जो ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी के बाद, या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, फीवर की तरफ इशारा करता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज When a patient arrives to the hospital for routine admission, the nurse must first do the following. यदि कोई पेशेंट अपने रूटीन एग्जामिनेशन के लिए
रूटीन एडमिशन के लिए हॉस्पिटल आता है, तो एज ए नर्स आपको क्या करना है? टेल द रूटीन एंड पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट द पेशेंट अराइवल, ऑब्टेन ब्लड फॉर लेबोरेटरी या फिर कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। तो एज अ नर्स है जो आपका पहला काम होगा कि जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको क्या करना है? कंप्लीट करवाना है। आफ्टर दैट आपको वहाँ की पॉलिसी, डॉक्टर, ये सभी चीज़ें करना है। ब्लड के लिए तो आप डायरेक्ट कैसे बोलेंगे, तो डॉक्टर का काम होगा कि वो आपको, आपके पेशेंट को चीज़ें बताएगा कि ये ब्लड टेस्ट आपके होना है। तो हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट रूटीन एडमिशन के लिए आता है तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट ड्यूटी होती है एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करवाना। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर, हेमेट्यूरिया, हाइपरटेंशन या फिर फ्लैंक पेन। क्या यहाँ पर सबसे कॉमन है जो हो सकता है रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए? क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा का सबसे कॉमन सिम्टम हो सकता है क्या? हेमेट्यूरिया, यूरिन के साथ में ब्लड आना। क्या है? यूरिन के साथ में ब्लड आना। हाई बीपी, फ्लैंक पेन, फीवर नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा विथ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवाया जाता है। आपको एक डाई है जो या तो आपको ओरली दी जाएगी और आफ्टर दैट आपको एक कवर दिया जाएगा कि उसमें आप अपनी सांस छोड़िए। देन आपने जो वहाँ पे सांसें छोड़ी हैं उसके बाद जो टेस्टिंग की जाएगी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होती है? तो ये होती है एच पाइलोरी के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, द स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय। ये देखिए, स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब स्पेशल केयर दी जानी है, तो स्पेसिफिक केयर किसी टर्सरी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होगी। पीएचसी, सेकेंडरी हेल्थ केयर और सब सेंटर यहाँ पे नहीं होगी। स्पेशलाइज्ड लेवल का मतलब कि कैंसर के लिए पेशेंट हैं तो कैंसर वाले में ही जाएंगे, डायलिसिस होना है तो वहीं पर होगा, या सर्जरी होनी है, कोई गैस्ट्रिक सर्जरी है तो गैस्ट्रिक के लिए अलग होगा, न्यूरो के लिए अलग होगा, तो वो सब टर्सरी हेल्थ केयर में पॉसिबल होगा, ना कि प्राइमरी में, ना सेकेंडरी, ना सब सेंटर में। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन पार्टोग्राफ नंबर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इज चार्टेड इन एवरी विच मिनट। तो पार्टोग्राफ में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और ड्यूरेशन है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से आ रहे हैं, कितने देर के बाद वहाँ पे काउंट करके आपको लिखना है। एवरी 45 मिनट, एवरी 30 मिनट, या फिर 15 मिनट या 16 मिनट में। तो पार्टोग्राफ एक क्या है? प्रोग्रेस ऑफ लेबर को असिस्ट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हर 30 मिनट में, एवरी 30 मिनट में कितने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए हैं, कितने टाइम में आए हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या रही है, वो चीज़ें यहाँ पे क्या की जाती हैं? नोट डाउन की जाती हैं। नेक्स्ट वन, Which route of exposure present the highest risk for nurses handling chemotherapy drug? यदि एज अ नर्स आप कीमोथेराप्यूटिक ड्रग है जो हैंडल करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वो रूट कौन सा होगा जिससे आप जो भी मेडिकेशन दी जा रही हैं उनके एक्सपोजर में आ सकते हैं? इंजेक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। तो यदि कीमोथेरेपी ड्रग आप हैंडल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं अपने पेशेंट के लिए, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क रहेगा किसके थ्रू आपको एक्सपोज होने का? या तो इनहेल ऑफ एरोसोल्स, नाक के थ्रू जो एरोसोल्स उड़ रहे हों ड्रग्स के वो हो सकते हैं, या आपकी स्किन उनको एब्जॉर्ब कर रही है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, द माइक्रोब दैट कैन ग्रो एट pH बिलो 5 आर नोन एज। ऐसे माइक्रोब जो pH वैल्यू 5 के नीचे ग्रो कर रहे हैं वो कौन से कहलाएंगे? एल्कालीफिलिस, मीजोफाइल्स, एसिडोफिल्स या फिर हेलोफिल्स। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे कौन से? कहलाएंगे एसिडोफिल्स। कैन ग्रो एट pH बिलो 5। 5 के नीचे यदि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे यहाँ पर आपके? वो कहलाएंगे एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट वन है, द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? एडिपोस, रेटिकुलर,
ऑसियस या फिर एरियोलर। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अब उन कनेक्टिव टिश्यू का वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबसे ज़्यादा हैं जो, वो कौन से हैं, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन से हैं, वो होंगे हमारे एरियोलार, क्या है, एरियोलार टिश्यू, जो कि एक तरीके के लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मटेरियल को पैक करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, एरियोलार। नेक्स्ट वन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन इज प्रेजेंट इन। तो एक सोशल प्रोसेस है कोऑपरेट करने की भी और साथ में रहने की भी, वो कौन सी है, डिसोसिएटिव प्रोसेस, यूनिवर्सल, पर्सनल या फिर एसोसिएटिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रोसेस, जिसमें कोई भी ग्रुप या फिर इंडिविजुअल एक साथ आके कोऑपरेट करके काम करने की कोशिश करेगा तो वो कहलाता है एसोसिएटिव प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रोसेस में कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, याद रखिए यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, अकल्चरेशन और सोशल इंटीग्रेशन, ये क्या है, प्रोसेस हैं। एसोसिएटिव प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पे क्या है आपकी एक सब टाइप है, कोऑपरेट करना, अकोमोडेशन, असिमिलेशन एंड अकल्ट्रेशन। नेक्स्ट था, विच इंडिकेटर बेस्ट रिफ्लेक्ट द पर्सन सेंटर्डनेस ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। तो यहाँ पर बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा कि कोई पर्सन जो केयर कर रहा है सेंटर लेवल की केयर कर रहा है। नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी या फिर फैसिलिटी ऑपरेटिंग आवर। तो यहाँ पर पर्सन सेंटर्ड केयर, पर्सन सेंटर्ड केयर का मतलब है ऐसी केयर मरीज को दी जा रही जिसमें उसके डिसीजन भी लिए जाते हैं। आप किसी मरीज को जाएंगे, यदि मरीज अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि हम इनको इंजेक्शन देने वाले हैं, मेडिकेशन देना है। लेकिन यदि मरीज स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और कोई मेडिकेशन दी जानी है तो उसका डिसीजन भी पूछा जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, बेस्ट रिफ्लेक्शन होगा पेशेंट के लिए जो केयर दी जा रही है वो कौन सी हो, पर्सन सेंटर्ड केयर हो। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैंसर। रीनल कैंसर के लिए सबसे कॉमन फैक्टर, रिस्की फैक्टर क्या हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, सेकेंड डिग्री रिलेटिव, रीनल स्टोन या फिर सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पर जब आपको सिगरेट स्मोकिंग हो, एल्कोहलिज्म हो, तब ये फैक्टर आपके सबसाइड हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरवेंशन द साइकेट्रिक नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्राइसिस के दौरान एज ए साइकेट्रिक नर्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर स्टाफ, अवॉइडिंग डायरेक्शन इंटरेक्शन विद द पेशेंट, इमीडिएटली सेडेटिंग द पेशेंट, प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड डी एस्केलेशन टेक्निक। यदि क्राइसिस के दौरान एज अ नर्स आप काम कर रहे हैं, किसी पेशेंट को सडनली किसी भी तरीके से मरीज क्या करे, अटैक करने लगे, तो उस दौरान आपको तो उसके पास जाना नहीं, बट पेशेंट की सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको इमीडिएट सपोर्ट के साथ साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको डी एस्केलेट करने की कोशिश करना है, मरीज को और ज़्यादा हाइपर करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, विच कॉजिटिव फाइलेरिया एजेंट डिस्प्लेस अ नॉक्टर्नल पेरियोडोसिटी। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सा फाइलेरिया एजेंट है, क्या है, फाइलेरिया एजेंट है जो यहाँ पर नॉक्टर्नल पीरियोडोसिटी है जो कॉज करेगा। ऑप्शन में थे आपके टी परस्टेंस, ब्रूजिया मेलाई, ब्रूजिया ट्रिमोरी या फिर लोआ लोआ। तो यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ पे बताइए क्या है, नॉक्टर्नल पीरियोडोसिटी, क्या है, नॉक्टर्नल पीरियोडोसिटी, जो कि एक तरीके की ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्टिकुलर जैसे माइक्रोफाइलेरिया हो गया, इनके लार्वा हो गए, तो नाइट टाइम में क्या होगा, रात के समय में एक तरीके से डिसीज कॉज करेंगे। तो वो यहाँ पे क्या है, ब्रूजिया मलाई, क्या है, ब्रूजिया मलाई। नेक्स्ट वन,
द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज नेम एज, तो जीआई ट्रैक्ट की जो इनर लेयर है क्या है, जीआई ट्रैक्ट की जो इनर लेयर है वो कौन सी है, तो वो बनी हुई होती है किसकी, म्यूकोसा की, किसकी, म्यूकोसा की। नेक्स्ट वन इज which reproductive option should be informed the parent in pediatric genetic counseling session for helping future decision making। तो यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्टरी ऑप्शन है जो पेरेंट हैं, किसी बच्चे के पेरेंट हैं, तो पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग के लिए वो हेल्प करेंगे फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी, क्रोमोसोम माइक्रोएरे एनालिसिस या फिर टारगेटेड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, ये सभी है। लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑप्शन की बात की जा रही है तो वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, क्या है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, PGT, जो इम्प्लांटेशन के पहले जो एक जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है वो, तो IVF के दौरान, तो यहाँ पर वो क्या होगा, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट वन, विच डायग्नोस्टिक टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मतलब CSF का लेवल ज़्यादा हो जाना, या तो वो एक्यूमुलेट हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया एक ही जगह, CSF का लेवल हाई होना, इसके कारण ICP भी बढ़ेगा। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है CT स्कैनिंग, क्या होगा, CT स्कैनिंग। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में ब्रेन की एक्टिविटी का पता करेंगे हम, एंजियोग्राफी होगी नहीं ना, MRI ऑफ द स्पाइन, यहाँ पर मेन किससे पता चलेगा, CT स्कैन से। नेक्स्ट वन, इन विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग द वुंड अपीयर्स पिंक एंड वेस्कुलर। तो कौन सी फेज में वुंड है जो पिंक होगा और वेस्कुलर होगा, स्कार कॉन्ट्रैक्शन फेज, इनिशियल फेज, ग्रेन्युलेशन फेज या फिर मैच्यूरेशन फेज। तो जो फेज हैं क्या है, फेज ऑफ वुंड हीलिंग हमने कई बार पढ़ी हैं। फेज ऑफ वुंड हीलिंग होती हैं हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग। तो इनका सीक्वेंस राजस्थान के पेपर में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे वुंड हीलिंग की कौन सी फेज है जिसमें पिंक और वेस्कुलर है जो घाव देखने को मिलेगा, तो होती है ग्रेन्युलेशन फेज। कौन सी फेज, ग्रेन्युलेशन फेज। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी फेज होगी, होगी ग्रेन्युलेशन फेज। नेक्स्ट वन इज, विच सेल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन सा सेल मीडिएटर है जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन या फिर ल्यूकोट्राइन्स। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, सेल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, तो वो होगा सेरोटोनिन, क्या होगा, सेरोटोनिन। नेक्स्ट वन, व्हाट एक्सप्रेशन शुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन फेस व्हाइल एग्जामिनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट। यदि कोई मरीज कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसका जो कौन सा एक्सप्रेशन आप है जो ऑब्जर्व करेंगे फेस पर, क्राई, प्लेसिड, ड्राउजी या फिर स्माइल। ये आपका साइकेट्रिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किस तरीके का फेस है जो आप ऑब्जर्व करेंगे, यदि मरीज अनकोऑपरेटिव है, मेंटल हेल्थ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो होगा उसका प्लेसिड फेस। प्लेसिड फेस का मतलब होगा कि मरीज क्या है, शांत है और प्रॉपर बैठा हुआ, काम एंड कंपोज्ड मूड, क्या होगा, काम एंड कंपोज्ड मूड। नेक्स्ट वन, which stimulus if given to an individual that will decrease the probability that a previous behavior will repeat again। तो यहाँ पर कौन सा स्टिमुलस काम करेगा कि यदि दोबारा कोई वही गलती, सेम गलती ना करे, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे आप, रीइंफोर्समेंट करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस अपनाएंगे या पनिशमेंट करेंगे। तो ये तो सिंपल ही है, क्या है, दोबारा इवन बच्चे भी वही सेम गलती ना दोहराएं, उनके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, पनिश करने का काम करते हैं। पहले समझाएंगे बट नहीं भी मानते हैं तो पनिश करते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो
दोबारा से वही गलती ना दोहराई जाए, उसको कम करने के लिए जो काम किया जाएगा यहाँ पर वो कौन सा बिहेवियर होगा, वो होगा पनिशमेंट। नेक्स्ट वन, विच इन्फेक्शियस एजेंट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टमक कैंसर। तो स्टमक कैंसर के लिए सबसे कॉमन क्या होता है, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यही पाइलोरिक स्टेनोसिस को कॉज करने के लिए है, और यही यहाँ पर क्या है, स्टमक कैंसर के, सॉरी पेप्टिक अल्सर के लिए, इसके लिए पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन पूछे, और स्टमक कैंसर के लिए पूछे तो क्या होगा, एच पाइलोरी। नेक्स्ट वन, इफ अ मदर हैज जेस्टेशनल डायबिटीज देयर इज अ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटल। यदि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माँ को डायबिटीज़ है, जो टेस्ट होती है और पॉजिटिव आती है, प्रेजेंट निकलती है, तो यहाँ पर जो होने वाला बच्चा है उसमें क्या हो सकता है, स्मॉल जेस्टेशनल बेबी बिल्कुल भी नहीं, डायबिटिक मदर के बच्चे हमेशा बड़े होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, या फिर मैक्रोसोमिया, यहाँ पर ये सबसे कॉमन है। यदि माँ डायबिटिक है तो बच्चा मैक्रोसोमिक हो सकता है, मतलब लार्ज साइज बेबी है जो पैदा हो सकता है। नेक्स्ट वन, द पेशेंट विथ फॉलोइंग डिसीज कंडीशन द ड्रग इटोमिडेट इज आइडियली यूज्ड फॉर जनरल एनेस्थीसिया। मरीज को कौन सी कंडीशन होगी, मरीज को कौन सी कंडीशन होगी जिसमें मरीज को एज अ एनेस्थीसिया के तौर पर क्या दिया जा रहा है, इटोमिडेट है जो दिया जा रहा है, क्या है, इटोमिडेट है जो दिया जा रहा है। कौन सी कंडीशन में मरीज को इटोमिडेट दिया जाएगा, तो इटोमिडेट जनरली यूज़ किया जाता है एज, एक तो ये क्या है, एनेस्थीसिया है, क्या है, एनेस्थीसिया है, और यदि कोई शॉर्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होना है, या फिर मरीज को कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें मरीज जो हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब तो यहाँ पर वो होगा क्या, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में, किसमें, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में। इटोमिडेट एक शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावीनस एनेस्थेटिक एजेंट है, जनरली इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए, या फिर कोई और अदर मेडिकेशन दी जानी है तो उसके लिए। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी साइकिल ऑफ CPR टू बी गिवन फॉलोड बाय वन शॉक इफ द विक्टिम हैज़ अ शॉकेबल रिदम वाइल प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट इन कार्डियक अरेस्ट। तो CPR की कितनी साइकिल देंगे, यदि एक शॉक आ गया है पेशेंट को उसके बाद, तो वो टोटल यहाँ पे होंगी 5, कितनी, 5। नेक्स्ट, व्हेन अ पेशेंट कैंसर इज क्लासिफाइड एज T1N0M0 व्हाट डज इट इंडिकेट। यहाँ पर TNM क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, तो उस TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर में पेशेंट के लिए यदि जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी गई है T1N0M1, तो इसका मतलब क्या है, पहले में क्या कहा है, लार्ज प्राइमरी ट्यूमर विथ एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेसिस। दूसरे में स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ एक्सटेंशन लिम्फ नोड एंड बट नॉट डेवलपमेंट ऑफ मेटास्टेसिस, या फिर नो प्राइमरी ट्यूमर बट पॉजिटिव लिम्फ नोड एंड मेटास्टेसिस, और लास्ट में स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस। ये देखिए यहाँ पर N0 है, M0 है, N0 हो गया मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, M0 हो गया मतलब मेटास्टेसिस भी नहीं हो रहा, मतलब कि कैंसर नहीं फैल रहा है, क्या है, नहीं फैल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, वो कहलाएगा स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर, क्या है, स्मॉल मतलब यहाँ पर लेस देन 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो सकता है, लेकिन नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, नो मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। N0 M0 है तो यहाँ पर आपका नो लिम्फ नोड और नो मेटास्टेसिस, 0 है मतलब फैल नहीं रहा है, ना मेटास्टेसाइजेशन हो रहा है, ना लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। T1 है मतलब स्मॉल साइज ट्यूमर है। नेक्स्ट वन, व्हाट लीगल प्रिपरेशन डन फॉर अ पेशेंट हु इज अंडरगोइंग सर्जरी रिलेटेड टू फ्रैक्चर। यदि किसी के फ्रैक्चर के कारण सर्जरी होने वाली है तो कौन सा यहाँ पर प्रिपरेशन की जाएगी, लीगल प्रिपरेशन। ब्लड इज़ रेडी फॉर इमरजेंसी, हॉस्पिटल फी पेड, रिलेटिव प्रेजेंट सर्जरी, या फिर साइन इन्फॉर्म कॉन्सेंट। तो हमेशा लीगल प्रिपरेशन रहती है। यहाँ पे तो फ्रैक्चर की है, कोई सी भी सर्जरी हो रही हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंसेंट साइन करवाना, इसलिए
कि सर्जरी के दौरान या ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी कोई भी कॉम्प्लिकेशन के कारण प्रॉब्लम होती है मरीज को, तो उसमें हॉस्पिटल या नर्सिंग स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट वन, नेम द टेस्ट एम्प्लॉयड टू चेक द प्योरिटी ऑफ बटर थ्रू द एस्टिमेशन ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड्स। कौन सा टेस्ट किया जाएगा बटर की प्योरिटी को चेक करने के लिए? आयोडीन नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर, एसिड नंबर या रिचर्ड मिशेल नंबर। तो यहाँ पर ये टेस्ट किया जाएगा बटर की क्वालिटी को, प्योरिटी को चेक करने के लिए, वो होगा रिचर्ड मिशेल नंबर। नेक्स्ट वन, a concentrated solution of sugar containing the drug to mask the bitter taste of drug is called। तो यहाँ पर ये देखिए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है शुगर का, जिसमें साथ में ड्रग भी ऐड की गई है, ताकि जो शुगर ऐड की गई है ताकि जो दवाई का टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा रहे बिटर टेस्ट के लिए। वो क्या, सस्पेंशन, इमल्सन, मिक्सचर या फिर सिरप। तो ये कहलाती है सिरप। क्या होगा? सिरप। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु हार्बर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिसीज एंड एक्सक्रीट्स देम विदाउट सेल्फ सफरिंग फ्रॉम सिम्टम इज कॉल्ड। ये तो क्या है? करियर है। मतलब ऐसा पर्सन जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहा है बट दूसरे को जाके दे दे लेकिन उसको कुछ ना हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है? करियर। नेक्स्ट वन, इन एथेरोस्क्लेरोसिस द फैटी सब्सटेंस ब्लॉक एंड नैरो द कोरोनरी ब्लड वेसल्स इज which among the following layer of coronary blood vessel get blocked and narrowed by fatty substance in atherosclerosis। ये देखिए आर्टरी की जनरली जो लेयर है वो पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़ा दिया है इसलिए आपको लगेगा कि कौन सी यहाँ पर लेयर है जो क्या होगी, अफेक्ट होगी आर्टरी की। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरी है उनमें फैट डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि फैटी सब्सटेंस के कारण ब्लॉक हो गई है कोरोनरी ब्लड वेसल्स और आर्टरी यहाँ पर, और जब ब्लॉक होगी तो ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई अपने आप कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सी जो फैटी सब्सटेंस जमा है वो कौन सी लेयर में जमा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो लेयर होती हैं 3 होती हैं, ट्यूनिका, इंटीमा, ये देखिए ये लेट से 3 लेयर हैं, ये पूरी आपकी आर्टरी है जो कवर अप है। तो जो यहाँ पर लेयर बनेगी, क्या है जो लेयर है, तो जो सबसे अंदर जहाँ पे ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजन फ्लो होगा, यहीं पर ये जमेगा, यहीं पर फैट डिपॉजिट होगा जिसके कारण ब्लॉकेज होगा। तो सबसे इंटरनल लेयर क्या होती है? ट्यूनिका, इंटीमा, फिर मिडिल ट्यूनिका मीडिया, फिर लास्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो यहाँ पर जो जमने वाला काम है, जो ब्लॉकेज वाला काम करेगा वो सबसे अंदर होगा, तो क्या होगा? ट्यूनिका इंटीमा। नेक्स्ट इज विच डायग्नोस्टिक स्टडी डन टू ऑब्टेन बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ ब्लैडर लीजन। तो यदि ब्लैडर में किसी भी तरीके के लीजन्स वगैरह पड़ रहे हैं तो कौन सी यहाँ पर डायग्नोस्टिक स्टडी की जाएगी? तो होगी सिस्टोस्कोपी। क्या होगी? सिस्टोस्कोपी। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। तो यदि किसी मरीज को पेल्विस में फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पर क्या मॉनिटर करेंगे? पैटेची ऑन द एब्डोमेन, चेंजेस इन द यूरिन आउटपुट, पैलेबल लंप इन द बटोक्स या फिर सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यदि फ्रैक्चर पेल्विस एरिया में हुआ है तो यूरिन आउटपुट को चेक किया जाएगा कि ब्लैडर वगैरह के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन सर्वाइकल डायलिटेशन में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होती है? सर्विक्स ही डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? टेस्टोस्टेरोन तो होता ही नहीं है फीमेल में, ना के बराबर होता है। यदि इसका लेवल बढ़ जाए तो मेल जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। ना FSH होगा ना LH होगा, ये होता है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन, हु फर्स्ट डेवलप द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हमने 11th में पढ़ा है क्वेश्चन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो डेवलपमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये किया था रस्का एंड क्नॉल ने 1931 में। क्या? रस्का एंड क्नॉल 1931। नेक्स्ट वन, द रेशनल बिहाइंड नॉट बॉइलिंग इनेमल वेयर फॉर लॉन्गर पीरियड इज। तो यहाँ पर
जो एनिमल वेयर है इसको लंबे टाइम तक बॉईल नहीं करना, इसके पीछे क्या रीज़न है? इट बिकम सो हॉट टू टच, शेप चेंज, इट गेट चिप्ड ऑफ या फिर कलर फेड्स। तो जो एनिमल वेयर है उसको ज़्यादा टाइम तक बॉईल नहीं करना है, रीज़न है कि क्या हो जाएगा? चिप्ड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेक्टर मसल ऑफ थाई एंड स्किन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो कौन सी नर्व यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ के लिए? एडेक्टर मसल है जो कि थाई की भी और स्किन की भी, तो वो है एब्ट्यूरेटर नर्व। कौन सी नर्व है? वो है एब्ट्यूरेटर नर्व। नेक्स्ट वन इज इन स्टेज 3 हाइपोवॉलेमिक शॉक द पेशेंट विल हैव ब्लड लॉस ऑफ। यदि हाइपोवॉलेमिक शॉक की स्टेज की बात की जाए तो जो थर्ड स्टेज है, क्या है? थर्ड स्टेज है हाइपोवॉलेमिक शॉक की, तो यहाँ पर कितना ब्लड लॉस हो गया होगा? 40 से 50%, 10 से 20%, 20 से 30% या फिर 30 से 40%। तो यहाँ पर हाइपोवॉलेमिक शॉक की जो स्टेज होती हैं, क्या है? स्टेज है हाइपोवॉलेमिक शॉक की, यहाँ पर कितना ब्लड लॉस हो गया हो एज पर किसके? ब्लड लॉस के यदि कंसीडर किया जा रहा है तो यहाँ पर ब्लड लॉस हो गया होगा 30 से 40% तक। कितना? 30 से 40% तक। ऑप्शन में 40 से 50%, 10 से 20, 20 से 30। तो यहाँ पर यदि एज पर ब्लड लॉस की बात की जा रही है, किसकी? ब्लड लॉस की बात की जा रही है, तो यदि 15% से भी कम रहा है, कितना? 15 से कम रहा है, तो हम इसको फर्स्ट में कह सकते हैं। फिर दूसरा होता है 15 से 30, तो ये आपका सेकंड हो सकता है। तीसरा हो सकता है 30 से 40 तक। अब यदि मोर देन 40% कह दें, कितना? मोर देन टोटल बॉडी के जो 40% ब्लड लॉस हो गया, तो ये फोर्थ में चला जाएगा। किस में? फोर्थ में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी यील्ड बाय कार्बोहाइड्रेट अपॉन मेटाबॉलिज्म। तो एक जो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है उससे कितनी कैलोरी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। कितनी? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज द फीटो मैटरनल एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन द। तो जो फीटो मैटरनल एक्सचेंज है, मतलब फीटस से जो माँ के और माँ से बच्चे में जो ब्लड का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, गैसें जा रही हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उन सब के लिए क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या है? जो कि एक टेम्पररी ऑर्गन है। एट टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो 500 ग्राम या फिर 1/6 ऑफ द बेबी के वजन के रहेगा। तो जो वो न्यूट्रिएंट्स, गैसों का एक्सचेंज, वो सब किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। अगला है द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वर बिफोर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, परपीरियम जो पढ़ा है, कि ऐसी कंडीशन जिसमें जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके जिसमें 6 वीक तक का टाइम लग जाता है, तो ये क्या कहलाता है? रेट्रोवर्सन, रिजनरेशन, परपीरियम या इन्वोल्यूशन। तो पूरा जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? 6 हफ्ते का होता है, उसको हम परपीरियम पीरियड कहते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ, वो कहलाता है इन्वोल्यूशन। क्या होता है? इन्वोल्यूशन। जब यही जो जेनाइटल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिवर्ट बैक नहीं हो पाते हैं, तब कहलाता है सब इन्वोल्यूशन। क्या है? सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट वन इंक्रीज्ड गैप जंक्शन इन द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रीब्यूट टू। यदि गैप है जो मायोमेट्रियम के बीच का बढ़ जाए तो वो क्या होगा? सर्वाइकल रिजिडिटी, डिक्रीज यूट्राइन सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन, प्रोलॉन्ग लेबर, या फिर सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो गैप जंक्शन है मायोमेट्रियम के बीच का, एक इसके लिए होगा कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे आ रहे हैं? कोऑर्डिनेट होके आ रहे हैं। नेक्स्ट वन विच लेयर ऑफ द नेजल कैविटी वार्म द इंस्पायर्ड एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो नेजल कैविटी की कौन सी लेयर है जब आप सांस क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं, खींचते हैं इनहेल करने के दौरान, वो होती है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। कौन सी? रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ऑप्शन में था आपको फेरिंगोवैस्कुलर फेसिया, बक्कोफेरिंगोवैस्कुलर फेसिया, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा या फिर ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच कंजेनाइटल एनोमली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल
with protrusion of intestine which is covered with protective membrane. कंजेनाइटल अनोमली, कंजेनाइटल अनोमली का मतलब है एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही, जिसमें क्या कहा गया है, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमेन है ये क्या है, इनकम्प्लीटली क्लोजर है, विथ प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन, प्रोट्रूस का मतलब होता है एक तरीके से बाहर की तरफ निकलना, क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना, विच इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। आपने एक इमेज है जो देखी होगी, मैं यहाँ पे आपको ऐड करती हूँ, ओम्फेलोसील, जिसमें जो एब्डोमिनल वॉल क्या है, इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इंटेस्टाइन है, बहुत ही थिन मेंबर के थ्रू क्या है, कवर्ड है। ये मेम्ब्रेन कभी भी रप्चर भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए कि एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल इनकम्प्लीट है या एब्सेंट है या एक पतली लेयर के थ्रू कवर्ड है, जिसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन है विजुअलाइज होंगे, इसमें आपकी इंटेस्टाइन के अलावा अदर ऑर्गन भी बेबी के विजुअलाइज होते हैं, तो ये कहलाता है ओम्फेलोसील, कहलाएगी ओम्फेलोसील, जिसमें एब्डोमिनल वॉल इनकम्प्लीटली क्या है, या तो बनी है, लेकिन जो इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइन है या फिर अदर एब्डोमिनल ऑर्गन है विजुअलाइज हो रहे हैं, और वो जो मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यहाँ पे बताया है, कवर्ड विथ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन कभी भी रप्चर हो सकती है, तो ये कहलाता है ओम्फेलोसील। यहाँ पर एक और है अम्बलाइकल हर्निया है, गैस्ट्रोइचिस है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। तो हर्निया का मतलब होता है कि एक एबनॉर्मल तरीके से जो वीक पॉइंट है वहाँ पर कोई भी ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ओम्फेलोसील। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द रिलेशनशिप इज पर्सनल, डायरेक्ट एंड इंटीमेट। तो किस ग्रुप में जो रिलेशनशिप है पर्सनल हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इंटीमेट भी हो सकता है। टर्सरी केयर में नहीं होगा, न सेकेंडरी में, न फॉर्मल में, ये इनफॉर्मल में हो सकता है। किसमें, इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल मतलब आपके दोस्त हो गए या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, लेकिन फॉर्मल में नहीं होगा। फॉर्मल में जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, मैनेजर क्लाइंट का हो गया। अब आता है आपका प्राइमरी। प्राइमरी में आपका फर्स्ट प्राइमरी रिलेशनशिप होता है हमारा परिवार, क्या होगा, फैमिली। फैमिली होगी या परिवार होगा, तो यहाँ पे कहा है पर्सनल है, डायरेक्ट है, इंटीमेट है, जिसमें आप अपनी हर एक बातें शेयर कर सकते हैं, तो वो कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा, प्राइमरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है, व्हाट डज एटियोलॉजी रिफर्स टू। तो एटियोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन, प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, कॉज ऑफ डिसीज। एटियोलॉजी का मतलब, इटियोलॉजी पढ़ लो चाहे एटियोलॉजी पढ़ लो, रीजन होता है कि बीमारी किस कारण से हो रही है। रीजन ऑफ द डिसीज और कॉज ऑफ द डिसीज क्या कहलाता है, एटियोलॉजी। इटियो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कॉज, रीजन, क्यों हो रही है बीमारी। जैसे डायबिटीज़ का रीज़न क्या होता है, हाई ब्लड शुगर होना, और यदि हम हाई बीपी की बात करें तो इसका रीज़न स्ट्रेस हो सकता है, आपका खान पान हो सकता है। कोई भी बीमारी होने का रीज़न और कॉज क्या कहलाता है, इटियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज, लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूजेस अक्रॉस द मिड लाइन टू द फॉर्म ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए, लोअर पोर्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है। तो यहाँ पर लेबिया माइनोरा फ्यूज होता है कहाँ पर, फॉर्म ऑफ फोल्ड ऑफ थिकनेस, जो थिकनेस बन के आती है, जो विजुअलाइज होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोर्चिड। क्या है, लोअर पोर्शन क्या कहलाता है, फोर्चिड। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ये थे हमारे नर्सिंग के टोटल 70 क्वेश्चन। पेपर सॉल्व करते करते पता नहीं चला, क्योंकि 70-30 था, मतलब 30 नॉन नर्सिंग, यहाँ पर बाकी नर्सिंग था। तो यहाँ पर अब हम 30 हैं जो नॉन नर्सिंग वाले क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरीके से आए थे। जीके और अलग अलग जो पोर्शन आया था, तो यहाँ पे कोड लैंग्वेज दी गई थी। A+B मीन्स एज डॉटर ऑफ बी, A-B एज ब्रदर ऑफ बी, A × B। तो यहाँ पे आपको निकालना था कि यदि
हाउ इज ई रिलेटेड टू के इफ ई प्लस एफ माइनस जी इंटू एच डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे जो निकल के आया था ये क्या था, मदर्स ब्रदर्स डॉटर। क्या है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर कहा गया है कौन सी जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो ऑडिट करती है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करने का काम कौन करता है। ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, या फिर फाइनेंस कमीशन। तो किसी भी स्टेट का क्या है, किसी भी स्टेट का जो कॉम्प्ट्रोलर सिस्टम है, क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो ये काम करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, CAG। क्या है, CAG ऑफ इंडिया है, जो कि क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जहाँ पर पूरी सरकार का ऑडिट, क्या खर्चे हुए, क्या कहीं से रिसीव किया, वो पूरे अकाउंट्स की क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑडिटिंग किया जाता है। तो इसको आप CAG ऑफ इंडिया के नाम से भी याद रख सकते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन आई इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर ये देखिए हमारी बॉडी का ही क्वेश्चन दे दिया 30 नंबर के क्वेश्चन में भी। तो हमारे शरीर की जो आँखें हैं, हमारी आँखें हैं जो, इनका सही पॉइंट क्या नहीं है। फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 20 cm। 20 सेंटीमीटर पे तो जो स्नेलन चार्ट आप पढ़ते हैं खड़े होकर, वो यदि प्रॉपर नहीं पढ़ पाए, मतलब आपका आई विज़न सही नहीं है, और यहाँ पर नॉर्मल विज़न की बात कर दी है। तो जो नॉर्मल विज़न है यहाँ पर आपका, वो कितना होता है, नॉर्मल विज़न का जो आपका जो लेंथ है वो आपकी चेक की जाती है। नॉर्मल विज़न को क्या कहते हैं हम, 20/20 विज़न या फिर 6 मीटर विज़न। तो यहाँ पर क्या है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विज़न द नियर पॉइंट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। नियर नहीं है, सबसे फारेस्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इतने दूर खड़े करके स्नेलन चार्ट रीड करवाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ए आ गया है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट हो जाते हैं। मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पर एक में दूरदृष्टि है, एक में निकट दृष्टि है, लेकिन नॉर्मल विज़न है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको एक मैथ का क्वेश्चन है। मनीष कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days। ही वर्क फॉर 4 days एंड देन लेफ्ट। सतीश कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 days। इन हाउ मच टाइम कैन मनीष एंड सतीश कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए, जो काम मनीष ने 32 दिनों में किया, लेकिन उसने 4 दिन काम करके क्या किया, छोड़ दिया। सतीश ने वही रिमेनिंग काम 16 दिन में किया, मतलब पीस ऑफ वर्क थोड़ा काम 32 दिनों का था, जिसमें से 4 दिन किया, बाकी छोड़ दिया। सतीश ने वही काम 16 दिनों में कंप्लीट किया। तो मनीष एंड सतीश ने दोनों ने मिलके पूरा काम कितने दिन में किया, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 11 7/11 days। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1,17,649 मीटर क्यूब, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका ये सॉल्व्ड है। नेक्स्ट था आपको, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। सिलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे कुछ नंबर का पेयर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पेयर नंबर पेयर निकाल के लाना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाटर हार्वेस्टिंग इन
इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट क्या है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जब पुराने समय में खेती वगैरह होती थी उस टाइम पर। भंडारास एंड ताल्स इन उत्तर प्रदेश, खादिन्स टैंक्स एंड नाडीज इन राजस्थान, बूंदी इन महाराष्ट्र, पाइनी इन मध्य प्रदेश। जो वाटर हार्वेस्टिंग है, तो एक कॉन्सेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग का, वो यहाँ पर सही कौन सा है, तो है आपका खादिन टैंक एंड नाडीज इन राजस्थान। खादिन, नाड़ी, टंका, स्टेप बॉल से सब कहाँ पर थी, ये थी राजस्थान में। फिर जो और है यहाँ पर, तो अलग अलग जगह अलग अलग हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया था, जिसमें सबसे पुरानी टेक्निक अलग अलग स्टेट की अलग अलग रही हैं। भंडारा और पहाड़, जो भंडारा है महाराष्ट्र में नहीं रहा है, जैसे ईरी केरला की रही है। ईरी है जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, मतलब पानी को इकट्ठा करने वाली, जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं पानी को किस तरीके से इकट्ठा किया जाना है। जैसे नावाडेज जिस भी स्टेट में पानी की दिक्कत होती है गर्मियों में, तो पानी को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, वो है यहाँ पर। पाइनीज है जो जनरली ईस्ट साइड में रही है, मध्य प्रदेश में नहीं रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल एनरोलमेंट इन 2005 इज ट्रू। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 है जो, इसके तहत एक सही स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन में है यहाँ पर, इट लीगली बाउंड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन। तो यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत है, जो किस तरीके से काम करना है। तो 2005 का है जो प्रोटोकॉल, इसके तहत कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही रखा गया था। इट वॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर डेवलपमेंट लेवल। तो ये 16 फरवरी 2005 को, याद रखिए 16 फरवरी 2005 को ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। यहाँ पे आंसर आपको सबको दिख रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर इसके तहत जो भी कंट्रीज़ हैं, कमिटेड कंट्रीज़ थे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सभी हैं, तो इसको अडॉप्ट किया गया था कहाँ से, जापान से। और इसके तहत इसका जो पर्पस था कि जो माइग्रेशन हो रहा है क्लाइमेट को लेके, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेके, तो उन सबको क्या करना है, हमें बाउंड करना है। तो ये वही था कि लीगली बाउंड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस द इमिशन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, तो वह इथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो ट्रिपल बॉन्ड शेयर करते हैं वो है इथेन। अगला क्वेश्चन था आपको, अ पर्सन्स विजन कैन बिकम ब्लर्ड ओवर टाइम ड्यू टू विच डिफेक्ट इन द आई। समय के साथ आँखों का जो विजन है धुंधला हो सकता है। ब्लर्ड मतलब होता है धुंधला, किस केस में, डिस्पर्सन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिव या रिफ्रैक्टिव। ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव एरर। क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर। पहले रिफ्रैक्टिव एरर के कारण, बहुत पहले की बात करें हम, तो इसके कारण ब्लाइंडनेस रीजन माना जाता था, बट नाउअडेज कैटरैक्ट हो गया है। तो समय के साथ लोगों को धुंधला दिखाई दे सकता है, रीजन हो सकता है रिफ्रैक्टिव एरर। नेक्स्ट वन था यहाँ पे आपको, स्टूडेंट डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर एंड मेजर देयर पीएच वैल्यू। सोडियम, सॉल्ट एक्स सोडियम, सॉल्ट वाई सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मिक्स हुआ है, मतलब जो अमाउंट पानी में मिक्स किया है वो कौन सा होगा। तो एक्स का तो हो गया पानी में मिला के न्यूट्रल, और वाई का हो गया बेसिक, क्योंकि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी दिए गए हैं। एक हो गया क्षारीय और एक हो गया अम्लीय। नेक्स्ट था, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर बिटवीन अ हिमालयन रिवर सिस्टम डिवीजन एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग रिवर।
तो यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग रिवर है और हिमालयन रिवर हैं। तो कौन सा यहाँ पर गलत मिसमैच है, मतलब गलत मैच, मिसमैच्ड है। गंगा रिवर सिस्टम का यहाँ पे कहा है कोसी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तीस्ता, गंगा रिवर सिस्टम सतलज, इंदुज रिवर सिस्टम रावी। तो जो मिसमैच है यहाँ पर सतलज वाला है। क्या हो गया, सतलज वाला है, बाकी तो सब सही शॉर्ट है। फिर था यहाँ पे आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, 2 पैटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पैटर्न वाले लास्ट टाइम भी आए थे, इस बार भी आए हैं। फिर एक और आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, जिसमें से 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in certain way and thus form a group। एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें से जो एक बिलोंग नहीं कर रहा है कोई एक ग्रुप, वो कौन सा होगा। नेक्स्ट है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तहरी डैम कंस्ट्रक्टेड। जो तहरी बांध है ये बना है रिवर भागीरथी पर। आई थिंक जो डैम है, किसी डैम का नाम या नदी का नाम अभी तक जो रेलवे के पेपर हुए हैं उनमें आया है, 2 बार तो आ चुका है। तो ये बना है भागीरथी पर। नेक्स्ट था आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट असाइन टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं है। फॉर्मुलेटिंग रिक्रूटमेंट रूल्स एंड प्रोसीजर, तो ये काम तो यूपीएससी करता है। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज, ये भी यूपीएससी का काम है। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन रिक्रूटमेंट मेथड फॉर द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं यूपीएससी के थ्रू ही होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट भी वहीं से होगी। तो ये हो गए। एडमिनिस्ट्रिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट, यदि कोई गलत तरीके से ज्वाइनिंग ले लेता है तो उसके ऊपर कार्यवाही फिर ये नहीं करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 20 सेकेंड एंड पास अ 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 36 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ट्रेन यदि 20 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है, 200 मीटर लंबी यदि ब्रिज क्रॉस कर गई 36 सेकेंड में, कितने घंटे में 108 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेगी ये ट्रेन। तय करेगी 2.4 आवर में। A manufacturer sells a product to a wholesaler at a profit of 40%. The wholesaler in turn sells it to retailer of a profit of 23%. And the retailer sells to the customer at a profit of 25%. If the customer pay 861, find the cost price for the manufacturer. ये देखिए यहाँ पर होलसेलर मतलब जो थोक के भाव सामान बेचते हैं, उनने एक अपना प्रोडक्ट जो बनाया हुआ है 40% के प्रॉफिट से सेल कर दिया। होलसेलर ने रिटेलर को 23% पे सेल कर दिया। रिटेलर ने अपने कस्टमर को 25% पे सेल कर दिया। वो कस्टमर ने पे किया है 861 रुपया। तो जो पर प्रोडक्ट कॉस्ट है वो क्या होगी, तो वो निकल के आती है आपकी 400 रुपये। एक और है क्वेश्चन आपको, एज ऑफ 2024 Which landmark infrastructure project of India is recognized as the world longest highway tunnel above 10,000 feet? तो ये बनी थी 10,000 फीट की ऊंचाई पर अटल टनल, जो धंस गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक फंसे रहे थे। ये कौन सी टनल है? ये है अटल टनल, जो 2024 में बनी थी। सब वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है जो कि 10,000 फीट ऊंचाई पे बनी है। जैसे ही अभी एक चेनाब ब्रिज बना है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द एरो इंडिया 2025 हेल्ड। एरो इंडिया शो हुआ था, बेंगलोर में ही हुआ था, कुछ भगदड़ भी मची थी। तो यहाँ पर ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम Rutherford's gold foil experiment provided direct evidence for the existence of dense atomic nucleus। रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके तहत जो डायरेक्ट एविडेंस आए थे कि डेंस एटोमिक न्यूक्लियस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा था? वो था यहाँ पर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड। नेक्स्ट था स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन द टेस्ट्स आर लोकेटेड इन द।
ये देखिए जिसमें जो 30 क्वेश्चन आए हैं हमारी नॉन नर्सिंग के, उसमें से 2 आँखों के विजन वाला, एक रिफ्रैक्टिव एरर और एक जो देखने का प्रॉपर विजन है वो हो गया, और तीसरा ये हो गया। 30 में से 3 तो यही हमारे हो गए। तो यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है नॉर्मल बॉडी के कंपेयर में, इसीलिए टेस्टिस कहाँ पर होती हैं, बाहर होती हैं। बाहर कहाँ पर, स्क्रोटम के अंदर रहेंगी, एब्डोमेन में नहीं होती, ना पेल्विस में, ना चेस्ट में। कहाँ पे होती हैं, स्क्रोटम में। स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं वहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यदि ये अंदर होते तो क्या होता है, यदि ये अंदर होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक कंजेनाइटल एक डिफेक्ट कंसीडर होता है। इसीलिए स्क्रोटम बाहर की तरफ होता है, उसके अंदर टेस्टिस रहेंगे जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 बॉक्स है ABEFGNO, जिनको रखा गया है कहाँ पर, 1 ओवर द अदर, एक के ऊपर एक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं कि ये सेम ऑर्डर में रखे गए हैं। 3 बॉक्स थ्री बॉक्स रखे गए हैं E के ऊपर, 1 बॉक्स O के ऊपर एंड D के ऊपर है, और 3 बॉक्स हैं जो O एंड N के बीच में है। तो यहाँ पर जब आप निकाल के लाएंगे तो निकालना है कि सबसे लोएस्ट पोजीशन में कौन सा है, तो वो है F। नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ पे आप चाहें तो इतने इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए रेसिस्टिविटी वैल्यू आपको निकालनी है कि सही कौन सा होगा। तो ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू निकल के आई है, 1 ही सेकेंड, ये ओमेगा का निशान है, ओमेगा M। मैंगनीज तो इसका है आपका 44, डायमंड का यहाँ पे मैच कर रखा है। और फिर थे यहाँ से नर्सिंग के जो हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे 4 क्वेश्चन और हैं। विच 2025 बुक बाय आरती कुमार राव डॉक्यूमेंट्स हर जर्नी अक्रॉस द इंडिया हाईलाइटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स प्लेस एंड द इम्पैक्ट ऑन इट्स पीपल। तो एक आरती कुमार राव डॉक्यूमेंट्री बुक लिखी थी, आरती कुमार राव। तो यहाँ पर इंडिया की जर्नी बताई गई थी। तो इस बुक का नाम क्या था, इसका नाम था मार्जिन लैंड्स, अ जर्नी इनटू इंडियाज वेनिसिंग लैंडस्केप्स। नेक्स्ट, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। तो रेखा गुप्ता बनी है, यही 2025 के चुनाव के बाद जो बनी थी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो वो कौन है, रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटिंग द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बाद जो एक यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम पर जो धरती और जो भी मुस्लिम की प्रॉपर्टी, उसके तहत जो एक बिल आया था वो पूछा है। इट वॉज अ प्यूनेटिव मेजर बेस्ड ऑन द बिलीव दैट मुस्लिम वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा क्या ठहराया गया था कि जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 का, उसमें मुस्लिम ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ इज़ द कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू सिचुएटेड। तो यहाँ पर एक मस्जिद पूछी गई है, तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को लेके सही कौन सा नहीं है। प्लांट सेल्स है, क्योंकि ह्यूमन सेल्स में हमने नहीं पढ़ा है। फिर है इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स है। Vacuoles are membrane bounded by cell organ. Vacuoles are small size in plant cells while they are very large in animal cells. तो यहाँ से हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको पेपर अच्छा लगा हो। एक और चीज़, बहुत ही जल्दी मे बी 24 जून से जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का एक और शॉर्ट्स चैनल है, आपने देखा होगा, उसमें एज़ पर हमारा जो नर्सिंग का सिलेबस अभी नावाडेज चेंज होते जा रहा है कि आपको रीजनिंग भी आ रही, जीके जीएस भी आ रहा, कंप्यूटर भी आ रहा है। तो उसको देखते हुए जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का एक और चैनल है, शॉर्ट्स चैनल, जिनने नहीं चेक किया होगा कर लीजिए। उस पर आपको मंडे से 24 जून से मंडे से आपको डेली 9 बजे
9 बजे 10 मिनट की एक क्लास हुआ करेगी, जिसमें आपका उस चैनल पर ओनली जीके जीएस बस अपडेट किया जाएगा। इस चैनल पर जीके जीएस अपडेट किया जाना था, बट कुछ रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आप लोग नर्सिंग कंटेंट ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।